युवा केस मुकदमे झेलकर पुलिस की कस्टडी में जा रहे हैं। तो भाई ये राज्य बना किन के लिए था? क्या ये राज्य माननीय मुख्यमंत्री के लिए व्यक्तिगत बना था? आज आप मुख्यमंत्री, भाई आपके मंत्री, आपकी अर्धांगिनी, विधायक और दो चार गो लोग हैं तो कहीं से लड़ाई दीजिए भाई, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। दो शब्द आप लोगों से जानेंगे। मैं देख रहा था कि जयराम महतो अभी जो बात रख रहे थे, आपके आंखों में आंसू आ गए थे। तो वो जो विधानसभा में जब सैलरी बढ़ाने की बात होती है माननीयों को, और जब पब्लिक का मुद्दा होता है, क्योंकि सहायक पुलिस कर्मियों का भी मुद्दा विधानसभा में उठा था, तो उस समय इधर का उधर, उधर का उधर, मतलब कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। लेकिन जब माननीयों के सैलरी बढ़ाने की बात होती है, एक साथ वो ताली और मेज कैसे बजने लगता है। देखिए, सबसे पहली बात 10,000 रुपया मंथली है आज के डेट में। यदि आप एक वो जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो आप लोग जाते हैं दिहाड़ी मजदूर को लाने के लिए, उनका भी एक दिन का 500 रुपया है। 500 रुपया वो लेते हैं और कब आएंगे? 10 बजे से 4 बजे तक, क्योंकि ये सहायक पुलिस रांची में भी ड्यूटी किए हैं। खैर वर्तमान में तो अब नहीं है। रांची में इनको ट्रैफिक पुलिस के तौर पे इनको दिया गया था और ये सुबह तकरीबन 9 बजे आते थे और शाम में 6-7 बजे ये जाते थे। इनका ड्यूटी हुआ करता था। हालांकि जब से ये आंदोलन जो लाठीचार्ज वाला हुआ था, पिछला बार वाला आप लोग देखे होंगे, उसके बाद से इनको जिला वाइज भेज दिया गया। लेकिन ये फिर से वापस आए हैं अपनी मांगों को लेकर। लेकिन एक सवाल यहाँ उठ रहा है, यही लोग सवाल भी कर रहे थे और एक मेरे भी मन में सवाल उठ रहा है कि कल होकर के ठीक है आप भी नेता विधायक बनिएगा, नेता तो बन गए हैं, विधायक बनिएगा आप। तो वो जो विधानसभा में जब सैलरी बढ़ाने की बात होती है माननीयों को, और जब पब्लिक का मुद्दा होता है, क्योंकि सहायक पुलिस कर्मियों का भी मुद्दा विधानसभा में उठा था, तो उस समय इधर का उधर, उधर का उधर, मतलब कोई सुनने को तैयार नहीं होता है। लेकिन जब माननीयों के सैलरी बढ़ाने की बात होती है, एक साथ वो ताली और मेज कैसे बजने लगता है। देखिए, सबसे पहली बात तो हम लोग विधायक बनने के लिए आए ही नहीं, हम लोग सरकार बनाने के लिए आए हैं। अगर बनाने में सफल हो पाते हैं तो आपको आश्वस्त करना चाहेंगे, अगर हम लोग सबसे पहले सदन में जाकर कोई काम करेंगे तो जो पुराने विधायक हैं, भले वो विधायक हार चुके हैं लेकिन वो विधायक लड़ने की स्थिति में है, तो उनकी जो जिसको हम लोग पेंशन कहते हैं उसे बंद कर देंगे। और जो फिलहाल हमारे वर्तमान में जो विधायकों की सैलरी लगभग 3 लाख के आसपास छूने को है, उसको सीधे हम 50,000 से में करेंगे और उनको टीएडीए रहेगा, लेकिन उसका हम एक टीम का भी तय करेंगे जो उनके टीएडीए का हिसाब रखे। ऐसे घर में बैठ के टीएडीए को हम तय नहीं करेंगे। तो अगर हम लोग आएंगे तो ये क्रांतिकारी परिवर्तन करेंगे, क्योंकि वो राज्य सरकार के अधीन होता है। भारतीय संविधान अनुसूची 7 राज्य सूची संख्या क्रम हम बोल रहे हैं, उसमें स्पष्ट है कि राज्य के जो वेतन हैं, जो भत्ते हैं, चाहे स्पीकर का हो, चाहे मुख्यमंत्री का हो, चाहे मंत्रियों का हो, या फिर तमाम जो विधायकों का है, या फिर जो पूर्व विधायक हैं, वो जो पेंशन पाते हैं उसका तय राज्य सरकार करती है, राज्य खजाने से करती है। और तो उस खजाने से जो लूट हो रही है उसको हम तब बंद करेंगे, और उस खजाने की जो राशि को अगर उपयोग करना पड़े सही तरीके से, तो ऐसे बेबस लाचार जो लोग आज लगातार आंदोलन करने के लिए बैठे हैं, हम लोग अपनी वित्तीय राशि का उपयोग और इस्तेमाल वहाँ करेंगे। जिन सांसदों को ये जनता चुनकर भेजती है कि सदन चलेगा तो हमारी जो समस्याएं हैं सदन में उठाएंगे, सदन शुरू भी होता है, वो सदन का खर्च पब्लिक का ही प्रॉपर्टी, एक तरह जेब है, उससे खर्चा होता है। लेकिन जब सदन शुरू होता है तो पब्लिक की बातें ना करके वहां भी एक आंदोलन दिखता है, उसे कैसे देखते हैं आप? हाँ बिल्कुल, ये दुर्भाग्य। एक दिन शायद लाखों रुपए खर्च होते हैं सदन को चलाने में। अगर कोई सत्र चलता है और सदन अगर चलती है तो लाखों नहीं, शायद करोड़ रुपए खर्च होते हैं। जी, करोड़ रुपए खर्च होते हैं, और इसलिए खर्च होते हैं ताकि उन करोड़ रुपए को खर्च करके जो जनता की समस्याएं हैं उनका निदान किया जाए। लेकिन वहाँ वो होकर ना वहाँ ड्रामा होता है, कहीं आस्था के नाम पे, कहीं धर्म के नाम में। देखिए, मुद्दा असल आज रोजी का है, मुद्दा रोजगार का है, मुद्दा सामाजिक न्याय का है, मुद्दा अंतिम व्यक्ति तक आर्थिक स्थिति के सुदृढ़ होने का है। विपक्ष के लिए यही संदेश रहेगा कि देखिए, विपक्ष का जो रोल होता है, सरकार अगर कोई डिक्टेटरशिप रूल लेकर आती है जो जनता के खिलाफ हो, या फिर जनता उसका अपोज करती है, तो विपक्ष को जनता के साथ मजबूत होना चाहिए, और साथ ही साथ विपक्ष को हमेशा जनता की वॉइस को वहाँ रखना चाहिए, और विपक्ष का जो रोल है उसे निभाना चाहिए। मेरे तो सदन में आंदोलन दिख रहा है।
देखिए सदन में ये दुर्भाग्य हमारे राज्य का दुर्भाग्य है और हमारे देश का भी दुर्भाग्य है कि हम मुद्दों पर चर्चा ना करके पक्ष और विपक्ष का मतलब कितकित और कबड्डी, और तो कोई सांसद कितकित कर भी चिल्ला भी रहे थे। बड़ा दुर्भाग्य है हमारे सदन का ये। तो ये है परिस्थिति। जो भी राजनेता है जनता की बात सुने। जनता आपको इसीलिए चुनकर भेजी है। कई लोग ये कहते हैं कि विपक्ष मजबूत होता है, तो भाई जनता का भी बात वहाँ रहता है। और खैर नेताओं पे हम नहीं जाएंगे, जो नेता जैसे करते हैं वैसे पाते हैं, क्योंकि 5 साल तक आप रहिएगा जरूर, लेकिन 5वां साल ये जो चेहरे दिख रहे हैं ना, इन्हीं के पास आइएगा। ये हम कई बार बोलते आ रहे हैं। जनता आपको चुनी है तो जनता की आप सुने, क्योंकि हमने एक बीच में अभी दिया था, उसका कुछ लोग चर्चा भी कर रहे हैं, वादा तेरा वादा। तो खैर ये नेताजी हैं भाई, नेताजी का क्या कहना। आज इस धरना स्थल पे JBKSS के टाइगर जयराम महतो और वहीं पे संजय मेहता जी भी आए हुए हैं। ये लोग आज सहायक पुलिसकर्मियों से मिलने के लिए यहाँ पे आए। हालांकि ये पहली बार आए हैं, यही कोशिश कर रहे हैं शायद सरकार के नुमाइंदे, सरकार के लोग जो हैं, चाहे वो नेता हो, विधायक हो या मंत्री हो, कोई तो फिर से सुन लीजिए, क्योंकि वो टर्म फिर पूरा होने जा रहा है। फिर हम लोग की विदाई की घड़ी आ गई है। ऐसे में पहुंचते हैं एक बार फिर से टाइगर जयराम महतो। 2 शब्द इनसे जानते हैं कि आज इस परिस्थिति को देखकर क्या महसूस कर रहे हैं आप। बड़ा मार्मिक दृश्य है। आपने जो सबसे पहले कहा कि नक्सल प्रभावित जिला, मैं भी आता हूँ, हालांकि हमारे ज़िला को शायद धनबाद होने के कारण छोड़ दिया है, लेकिन हमारा कुछ क्षेत्र अभी नक्सल प्रभावित में ही आता है। तो नक्सल प्रभावित जिलों में अगर पुलिस की बहाली ली गई है ना, सहायक पुलिस की, तो इसके पीछे कारण ये था कि नक्सल गतिविधियों में नौजवान ना जाएं। मेरी बात को एकदम तार्किक में कह रहा हूँ कि नक्सल गतिविधियों में वहाँ के नौजवान, लड़के हों या लड़कियां हों, नक्सल गतिविधियों में ना जाएं। उससे राज्य का नुकसान होगा, देश का नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा। इसीलिए उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार उनको विशेष संरक्षण देती है, विशेष आरक्षण देती है और जिला वाइज बहाली के तहत उन्हें पुलिस की बहाली में लेती है कि वो नक्सल गतिविधियों में ना जाए, इसलिए उनको पुलिस बनाया जाता है। और आज परिस्थितियां आप ऐसी फिर उत्पन्न कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि हम नक्सली बनने पर मजबूर हैं। तो ये भाई, ये क्या विजन है आपका? आप एक विजन के तहत नक्सल की गतिविधियों को रोकने के लिए, नक्सल की गतिविधियों में लोगों का जो इंटरेस्ट उसे कम करने के लिए आप उन सुदूर क्षेत्रों में स्पेशल जाके बच्चों को पिकअप करते हैं, उनको विशेष तौर पे सहायक पुलिसकर्मी में तैनात करते हैं। और आज 7 वर्षों के बाद उसी हालात को आप तय कर रहे हैं कि आज वे कह रहे हैं कि इससे अच्छा कि हम लोग मैंने क्या करें ना करें, आत्मदाह कर लें कि नक्सल की गतिविधियों में चले जाएं। आज फिर से उनकी ज़ुबान से एक शब्द सामने आता है, एक वाक्य सामने आता है। तो ऐसे में ये बड़ा दुर्भाग्य लगता है और कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि आज इस राज्य में आज भी अगर युवा इसी तरह ठगे जाएंगे, आज भी अगर युवा इस तरह छले जाएंगे, तो इस राज्य के होने या ना होने का, इस राज्य के अलग होने या ना होने का मुझे नहीं लगता है कोई विशेष अर्थ रह गया। ये राज्य केवल 81 विधायक बनाने के लिए अलग नहीं हुआ था। ये राज्य केवल 11 और 12 मंत्री बनाने के लिए अलग नहीं हुआ था। ये राज्य 14 और 6 20 सांसद बनाने के लिए अलग नहीं हुआ था। ये राज्य यहाँ के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए अलग हुआ था। ये राज्य यहाँ के लोगों को बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य की फैसिलिटी देने के लिए अलग हुआ था। और विशेषकर युवाओं, आज युवा है कहाँ? युवा धरने पर बैठे हैं, युवा लाठियां खा रहे हैं, युवा संघर्ष है, युवा केस मुकदमे झेलकर पुलिस की कस्टडी में जा रहे हैं। तो भाई ये राज्य बना किन के लिए था? क्या ये राज्य माननीय मुख्यमंत्री के लिए व्यक्तिगत बना था? आज आप मुख्यमंत्री, भाई आपके मंत्री, आपकी अर्धांगिनी विधायक और 2-4 गो लोग हैं तो कहीं से लड़ाई दीजिए भैया, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अगर 81 में अगर आपके परिवार के लोग आप मैनेज करते कीजिए। ऐसे भी इनकी इच्छा विधायक बनने की है, सांसद बनने की नहीं है। ये अपने मेहनत के बदले, अपने संघर्ष के बदले, इस राज्य के प्रति अपने समर्पण के बदले एक मेहनत आना मांगते हैं, जिससे इनके परिवार का भरण पोषण हो सके, जिससे इनके परिवार का पेट चले। अगर ये लोग भी व्यक्तिगत होते हैं, ये लोग अगर अकेले होते हैं तो हंस के लिए अपने राज्य के लिए कुर्बान हो जाते हैं। लेकिन सवाल छोटे बच्चे का है, सवाल घर में सबकी बूढ़ी माएँ हैं, उनकी बूढ़ी माँ के इलाज का सवाल है, इनके पीछे इनका एक छोटा भाई छोटी बहन है, सवाल उनकी पढ़ाई का है। इसीलिए ये मेहनत का अपना मेहनताना मांग रहे हैं कि भैया हमें एक उचित मेहनताना मिले, जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके। और ये सुनने में बड़ा इत्तेफाक और आश्चर्यजनक लग रहा है कि 2017 में बहाली के समय आप 10,000 देते हैं और 7 साल बाद भी 10,000।
अरे भाई, इस देश में बंधुआ मजदूर हालांकि प्रतिबंधित है, लेकिन हमको लगता है अगर कोई है भी बंधुआ मजदूर तो उसकी जीवन शैली इनसे बेहतर है। उसकी जीवन शैली में इनसे बेहतर बदलाव 7 सालों में हो चुका होगा, लेकिन आज 7 सालों में ये जस के तस वहीं पर है। 10,000 की सैलरी में खड़े हैं, उसी सैलरी में इनको वर्दी खरीदना है, उसी सैलरी में इनको जूता खरीदना है। और दीदी लोग को तो मैंने महिलाओं के लिए जो विशेष अवकाश होता है, आप समझ सकते हैं, महिलाओं को ना विशेष अवकाश दिया जा रहा है, टीए नहीं दिया जा रहा है। सबसे पहला बात, ये बहाली प्रखंड स्तरीय हुई थी, ये प्रखंड स्तरीय बहाली है, तो राज्य सरकार को सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि हार्डली इनको जिला से बाहर ये जॉब ड्यूटी नहीं करेंगे। अरे भाई, जिला से बाहर ये तभी जाएंगे जब आप इनको टीए देंगे। जब तक आप इनको टीए नहीं देंगे, जिला से बाहर कैसे जाएंगे भाई? 10,000 की सैलरी में आप इनको जिला से बाहर भेजते हैं, आप इनको राज्य से बाहर भेजते हैं, तो इसका मतलब है कि लोकतांत्रिक देश में जो सरकार, चूंकि जिम्मा सरकार का होता है, सरकार का जिम्मा होता है कानूनों के मूल्यों को बचाकर रखने की। जो देश बंधुआ मजदूर बनने से रोकता है, जिसके लिए हमें आर्टिकल 23 और 24 में इसका प्रावधान है, शायद आप उस देश में, उस राज्य में सरकार इनको बंधुआ मजदूर बना रही है। आप बताइए ना, किस तथ्य के आधार पे, किस माने लॉजिक के आधार पे आप इनसे जिला से बाहर न भेजेंगे? आप इनको टीए नहीं दे रहे, जिला से बाहर भेजेंगे कैसे? आप इनको मेस चार्ज नहीं दे रहे तो जिला से बाहर भेजेंगे कैसे? जिला से बाहर तो जॉब करने जाएंगे ही नहीं। अगर जिला से बाहर जाते तो आपको टीए का खर्च लेना होगा और जो बाकी जो खर्च होते हैं उनको व्यय करना होगा, लेकिन आप वो करते नहीं है। और आप क्या करते हैं कि मेहनत इनसे 4 गुना लेते हैं। तो इसीलिए ये इनके वृतांत को अगर जो भी सुनेगा, अगर वास्तव में उसके अंदर हृदय है, जो मानवता का अगर हृदय है, तो कहीं ना कहीं हृदय एक बार पसीजेगा, उनकी आंखें एक बार जरूर नम होंगी कि 7 साल पहले 10,000 में सैलरी थी, आज भी 10,000 की सैलरी है, और उसी में मतलब वर्दी खरीदना पड़ता है, उसी में ना टीए ना डीए ना क्या क्या बोला जाता है, कुछ भी नहीं दिया जाता है। ये बड़ा मतलब दुर्भाग्य का विषय है, ये बिल्कुल दुर्भाग्य का विषय है। और इसीलिए हम ये दरख्वास्त करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कि सरकार के लोग आएँ, इनसे बैठें। अगर इनको गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही रांची की, तो वो सुबह आए, मॉर्निंग वॉक करते करते टहलते टहलते आएँ, या तो शाम को आएँ और इनसे मिलें। इनकी आंखों में अगर एक बार झांक के देख लें, बस हम कुछ नहीं चाहते, बात नहीं करना है, क्योंकि बात भी लोग ऊपर मन से करते हैं। अगर उनमें सरकार में साहस है तो सरकार के कोई एक व्यक्ति इनकी आंखों से अगर आंख मिला लिया, अगर वो 30 सेकंड तक इनसे आंख मिला लिया, हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। आज इन आंखों में पीड़ा स्पष्ट झलक रही है, आज इन आंखों में लाचारी बेबसी स्पष्ट झलक रही है कि ये आज शौक नहीं है किसको भाई कि मतलब एक 10,000 की नौकरी को डिफेंड करने के लिए आज लोग यहाँ पर हैं, क्योंकि सबको मालूम है मिडिल क्लास फैमिली से हैं। किसी का घर इसी बारिश में टप टप चुएगा, आप जाकर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। हमें लगता है 50% ऐसे भाई बहन हैं जिनका घर बारिश में टप टप चुएगा। ये अपनी उस पारिवारिक स्थिति, उस हालात से लड़ रहे हैं, सरकार से तो लड़ना ही नहीं चाहते। ये तो सबसे पहले अपने परिवार की उस आर्थिक दयनीय स्थिति से लड़ रहे हैं। उस स्थिति से लड़ते 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 ये हालात से लड़ें, ये मौसम से लड़ें, ये तापमान से लड़ें, और आज ये लड़ते लड़ते इतने मजबूत हो गए हैं कि सरकार से लड़ रहे हैं। इन्होंने लड़ना शुरू किया था अपने घर की अति दयनीय स्थिति से लड़ना शुरू किया था, उस स्थिति से जहां बूढ़ी माँ इलाज के अभाव में है, जहां इनका भाई पढ़ाई इसलिए नहीं कर पा रहा है कि उसमें पैसे का अभाव है। ये लड़ रहे थे अपने हालात से, ये लड़ रहे थे अपनी स्थिति से, उस स्थिति से लड़ते लड़ते आज ये सरकार से लड़ने भिड़ने को तैयार हैं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूँगा, ये जो उम्र है इस उम्र को नियंत्रण में रखा जाए और उसके लिए इनकी मांगों को पूरा किया जाए। जो इनकी मांगे हैं, इनके मांग पत्र को हमने भी पढ़ा है, कोई विशेष मांग नहीं है, ये मांगे लीगली हैं और पॉसिबल हैं कि राज्य सरकार अगर मनसा बना ले तो इनकी समस्याओं का समाधान होगा और इनकी मांगों को भी परिपूर्ण किया जा सकता है। 2 शब्द आप लोगों से जानेंगे। मैं देख रहा था कि जयराम महतो अभी जो बात रख रहे थे, आपके आंखों में आंसू आ गए थे, क्या कहिएगा? आज सदन में भी गए थे आप लोग विधानसभा घेराव करने? विधानसभा घेराव के लिए गए थे, लेकिन वहाँ वार्ता कराएंगे बोल के वहाँ ले गया था। 4-5 प्रतिनिधि हमारे यहाँ से गए थे, लेकिन किसी से वार्ता नहीं हुआ। बस हमें वहाँ बैठाया गया, बस जैसे खत्म हुआ वहाँ बस भेज दिया गया। मतलब जो पिछला आप लोग यहाँ पे किए थे वो सही सेम हुआ? हाँ, सेम वही हुआ। तो कहाँ से हैं आप? लोहरदगा। लोहरदगा। थोड़ा सा आप आ जाइए, यहाँ पे अविनाश जी हैं जो डाल्टनगंज पलामू से हैं। जयराम महतो आज आपके धरना स्थल पे आए। देखिए, बहुत जितने भी हमारे सहायक पुलिसकर्मी हैं, सभी युवा टाइगर जयराम दादा का बहुत ज़्यादा फ़ैन भी हैं। इनका जो भी बात, जितना कुछ होता है सब युवाओं के लिए, जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस चीज़ के लिए होता है। तो हम लोगों को, सभी लोगों का चेष्टा था कि ये सहयोग के रूप में, और ऐसा भी नहीं है कि हम लोग इनको कांटेक्ट किए, ये अपने दिल से हम लोगों के बीच आए
हम लोगों का आंदोलन का समर्थन करने के लिए आए। बहुत ही अच्छा लगा। और जितने भी हमारे सहायक पुलिसकर्मी हैं सभी लोगों को अपना संदेश भी दिए। और हम लोग भी जितने भी सहायक पुलिसकर्मी हैं उनके तरफ से हम लोगों का यही मांग है हमारे दादा से कि जिस तरीक़ा से हम लोग पिछले 2 बार यहाँ आंदोलन करके और एक आश्वासन लेकर ठगे गए, तीसरा बार ऐसा हम लोग नहीं चाहते हैं। और इनके द्वारा भी बताया गया कि हमारा जितना भी टीम है आप लोगों के साथ है, पूरा सपोर्ट मिलेगा। हम सरकार से भी यही विनती कर रहे हैं कि अभी तुरंत विधानसभा का चुनाव है और जो भी पुलिसकर्मी हैं बैठकर थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता। हम लोग ड्यूटी करने वाले लोग हैं। हाल फिलहाल में जो लोकसभा का चुनाव हुआ जहां पर एक नियमित पुलिसकर्मी जिस तरीक़ा से ड्यूटी किया, हम लोग भी वहां ड्यूटी किए, उन लोगों के साथ एकदम कदम से कदम मिलाकर ड्यूटी किए। वहाँ भी हम लोगों के साथ दोहरा नीति किया गया। सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया, लेकिन हम जिस दिन ड्यूटी किए वोटिंग किया गया, हम लोगों को उस वोटिंग में शामिल भी नहीं किया गया। हम लोग अपना मतदान तक नहीं कर पाए। समझिए कि सहायक पुलिसकर्मी के साथ कितना ज़्यादा शोषण किया जाता है। और हम लगातार आज 7वें दिन यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसी मांग के साथ बैठे हैं कि इस बार जब तक हमारा निदान आश्वासन से हम लोग यहाँ से उठकर नहीं जाएंगे, चाहे वो 10 दिन में हो या हम लोगों को विधानसभा का चुनाव यहीं क्यों ना ख़त्म करना पड़े, लेकिन हम लोग का निदान जब तक नहीं होगा हम लोग इस मोरहाबादी के मैदान से उठकर नहीं जाएंगे। ये क्लियर संदेश है सहायक पुलिसकर्मियों के जो नेतृत्व करता हैं उनके तरफ से। ये साफ सुथरा जिसको कहते हैं ना, साफ सुथरा संदेश, साफ वो साफ संदेश है कि जब तक इस बार निदान नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे जितना दिन भी इस धरना स्थल पे बैठना पड़े। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है, कब तक इस पर निर्णय लेते हैं यह तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरह से इनका एक मजबूत इरादा है कि अब तक जो नहीं हुआ वो होगा, हम कई बार आपको दिखा चुके हैं। और जब तक हमारे हक में फैसला नहीं होगा तब तक हमने, हालांकि कई लोग ये कहते नजर आए थे या तो नौकरी परमानेंट लेके जाएंगे नहीं तो वर्दी यहीं छोड़ के जाएंगे। पिछले खबर में देखा था आपने कि जब राजभवन घेराव करने ये लोग जा रहे थे तो किस तरह से उग्रता के साथ दिखाई पड़ रहे थे। बहरहाल देखने वाली बात होगी सरकार इस पर आगे क्या कुछ करती है। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।